Hello everyone. Today we are going to start a new chapter from your book 2. The name of the chapter is India's External Relation, and according to the new syllabus, revised syllabus from CBSE, the new name of this chapter is India's Foreign Policy. तो अब इसका नया नेम क्या हो गया है? India's Foreign Policy. And what we are going to discuss in this chapter? We are going to study in this chapter the international context that shaped India's external relations, the operational principles that inform the country's foreign policy, and at the last we will discuss the evolution of India's nuclear policy. Okay, so let's begin the chapter with the first topic, international context. In this part we will discuss that India's situation during the time of independence कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी थी उस टाइम पर. इंटरनल सिचुएशन की बात कर चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1 में, और अब यहाँ पे हम बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे. साथ के साथ इंटरनल जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी थोड़ा बहुत हम इसमें देखेंगे. जब भारत को आज़ादी मिली 1947 के अंदर, देन इंडिया फेस्ड द चैलेंजेस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट एज वेल एज द इंटरनल कॉन्टेस्ट. क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड हैड विटनेस्ड ए डिवास्टेटिंग वॉर एंड वॉज ग्रिपलिंग विद इशू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, येट अनदर अटैम्प्ट टू एस्टिब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी वॉज अंडर वे. उस टाइम पर ऐसा फील किया जा रहा था जब भारत को आज़ादी मिली थी. भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947 के अंदर इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. उससे पहले जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कब एंड हुआ था? 1945 में. तो 1945 के बाद ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कमी महसूस होने लग गई थी कि जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन करके रखे और ऐसे सिचुएशन ना आ जाए फिर से कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाए. तो इसलिए यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो जब बनी थी, तो उसी टाइम पर यूएन का जो चार्टर आया था, यूएन चार्टर में ये साफ साफ मेंशन था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन करके रखा जाएगा, कोऑपरेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा, साथ के साथ कॉलोनाइजेशन, इम्पेरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन, इन सब चीज़ों को भी ख़त्म किया जाएगा. तो उस टाइम पर बहुत सारे नए नए नेशन जो थे वो आज़ाद हुए, लाइक इन एशियन कॉन्टिनेंट और द साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. बहुत सारे नेशन जो थे उनको इंडिपेंडेंस मिली थी इम्पेरियलिज्म से, कॉलोनाइजेशन से. तो उस टाइम पर क्या हुआ था, द मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस, वेलफेयर एंड द डेमोक्रेसी. जो नई नई नेशन जो उस टाइम पर आज़ाद हुए थे, क्योंकि पूरी तरीके से एक वर्ल्ड का फेस ही चेंज हो गया था. पहले सिचुएशन क्या थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ चुके हो पहले वाली बुक में. जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड है. तो आपने वहाँ पे ये अच्छी तरह से देखा था, पढ़ा था कि किस तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो बायोपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा था. दोनों तरफ यूएसएसआर और यूएस की किस तरीके से होड़ लगी हुई थी. तो यहाँ पे जो नए नए नेशन जो आज़ाद हुए थे इन कंट्रीज से, उनके ट्विन चैलेंजेस थे. वन वॉज वेलफेयर ऑफ द कंट्री, अनदर वॉज द डेमोक्रेसी. एक तो उनको अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना था, वेलफेयर करना था. जो छोटे मोटे नेशन आज़ाद हुए थे, बहुत सारी कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी, साउथ अफ्रीका की और एशिया कॉन्टिनेंट की. दूसरा उनको एस्टेब्लिश क्या करनी थी? डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी. ये भी बहुत बड़ी टास्क थी और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने बड़े नेशन ने डेमोक्रेसी को अचीव किया. क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे नेशन तो ऐसे थे जो डेमोक्रेसी तक को अचीव नहीं कर पाए, डेवलपमेंट की तो बात दूर थी. सो फ्री इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दिस कंसर्न इन द पीरियड इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद भारत ने ये सब चीज़ें देखी, भारत की फॉरेन पॉलिसी में ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न. अपने भी उसके कुछ प्रॉब्लम थी. वर्ल्ड की में जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको छोड़कर भारत की दुनिया भर की प्रॉब्लम, अपने बहुत सारे कंसर्न थे उसके साथ, राइट. अगर हम फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करें, वो चीज़ें तो अभी हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा था. पार्टीशन चल रहा था, रिलीजन के बेस पर पार्टीशन हुआ था, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, इतनी ज़्यादा लूटपाट हुई थी. उन सब चीज़ों को भी अगर हम भूल जाएं, छोड़ दें, निगलेक्ट कर दें, इस टाइम पर सिर्फ हम फॉरेन पॉलिसी को कंसंट्रेट करें, तो भारत के फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग भी अपने बहुत सारे कंसर्न थे रिगार्डिंग दैट.
क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट, बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भारत के नाम पर उसके इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहे थे, वो सारे के सारे हमें धरोहर में एज इट इज़ ही मिल गए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स थे अब वो भारत के डिस्प्यूट्स बन चुके थे। चाइना के साथ जो डिस्प्यूट था वो भी उनमें से एक चैलेंज था। सो पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर, ऊपर से पार्टीशन का प्रेशर था हम पे काफ़ी ज़्यादा, एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन भी था, वॉज ऑलरेडी वेटेड फॉर फुलफिलमेंट, जो कि कभी से ही ये था कि पॉवर्टी जो चैलेंज है उसको फुलफिल किया जाए। एंड दिस वॉज द ओवरऑल कॉन्टेस्ट इन विच इंडिया शेयर्ड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल और अगर हम नेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये सब सिचुएशन थी भारत की उस टाइम पर, जिसमें वो एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में उभर के सामने आया। फाइन। सो एज ए नेशन बोर्न in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relation with an aim to respect the sovereignty of all other nation and to achieve security through the maintenance of peace। अब इन सब सर्कमस्टांसेस में, इन सारे के सारे सिचुएशन के अंदर भारत ने कोशिश की अपने फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करने की, फॉरेन रिलेशन को बनाने की, विद द एम ऑफ रिस्पेक्ट द सावरेंटी ऑफ द अदर नेशन। देखिए, सावरेंटी का मतलब होता है कि दैट एनी कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर और द एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि एक देश के ऊपर दूसरा देश उसके बीच पे में उसके इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे भारत ने अपने फॉरेन रिलेशन को मेंटेन किया और उसने इस बात को पे जोर दिया कि वो दूसरी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि किसी भी देश के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, कि वो उनका पर्सनल मैटर होगा। दूसरे देश में अगर कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है तो उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगा और ये चाहेगा कि दूसरे नेशन भी उनके देश की रिस्पेक्ट करे, उनकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे। तो इस तरीके से वो मेंटेन करेगा पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड में कोशिश करेगा पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। सो दिस एम फाइंड एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और यही सेम एम हमारे क्लास 11th में आपने डिस्कस किया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं कुछ गाइडलाइन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, यानी कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट को एडवाइस दी जाती है कि वॉट एवर इज़ मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, लेकिन ऐसी कोई लॉ की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोई भी गवर्नमेंट अगर फॉलो नहीं करेगी तो उसको इसके लिए पुनिश किया जाएगा। फाइन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है आर्टिकल 51 में, उनके अंदर सिर्फ यही कहा गया है कि दीज आर बेसिक गाइडलाइन दैट द गवर्नमेंट शुड फॉलो। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट इनको फॉलो करे, इन गाइडलाइन को फॉलो करे अगर उसको कंट्री को अच्छे से रन करना है तो। यही सेम चीज़ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर मेंशन है कि भारत रिस्पेक्ट करेगा सॉवरेनिटी की अदर नेशन की और वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या मतलब है कि पीस एंड सिक्योरिटी की पूरी पूरी कोशिश करेगा? मीन्स अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा वो वॉर करने के लिए, पूरी कोशिश रहेगी उसकी कि पीस एंड सिक्योरिटी को वो मेंटेन करके रखे। फाइन। तो आगे आपको बताया गया है कि जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर गाइडेड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए फैमिली, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन। दोनों के दोनों, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को दोनों ही चीज़ें जो है इम्पैक्ट डालती हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। क्योंकि जो डिपेंडेंसी है ना, जो हमारा उस टाइम पर जो इंटरनल था, वो हमें क्या दिखाता है कि विच टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी वी हैव टू अडॉप्ट। समझ में आया?
कि हमारी इंटरनल सिचुएशन उस टाइम पर जैसी भी थी, रिलीजन के नाम पर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आपस में थे, प्रिंसली स्टेट का इशू था, पॉवर्टी थी भारत के अंदर, इतने सारे चैलेंजेस थे। तो ये हमारा जो इंटरनल जो हमारा प्रॉब्लम थी वो हमें ये बताती हैं कि हमें विच टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी वी हैव टू अडॉप्ट, कि हमें फॉरेन पॉलिसी कैसी अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसे किस तरह की फॉरेन पॉलिसी हम अडॉप्ट करें, किस नेशन के साथ करें, किस नेशन के साथ हम नहीं करें, राइट। और जो हमारी इंटरनेशनल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था, जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था, सिचुएशन थी, वो चीज़ हमें ये बताती है कि हमें मतलब अगर हम इंटरनेशनली हमें मतलब कितनी सक्सेस मिलेगी, जो भी हम फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे वो हमें कितनी सफलता उससे मिलेगी। चारों तरफ का एनवायरनमेंट हमें ये बताता है कि हम उसमें कितने सफल रहेंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री थी ना, लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उनके पास जितने रिसोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि नई नई आज़ाद हुई थी, लेस डेवलप कंट्री थी, उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। और उन रिसोर्सेज को लेने के लिए, अपनी डिमांड को मीट करने के लिए, देयर कंसर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम, सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल, उन्होंने परस्यू किया, बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट गोल को परस्यू किया देन द एडवांस्ड स्टेट। ओके, वो उन्होंने कहीं ना किसी तरीके से उनकी डिपेंडेंसी किस पे थी, डेवलप्ड कंट्री पर थी। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री से उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे, उनको पैसा मिल रहा था, क्रेडिट मिल रहा था, ये सब चीज़ें उनको मिल रही थी। तो उनका मतलब गोल उसी के अकॉर्डिंग, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी ना, तो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है। सो दे फोकस ऑन मोर पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड, अपने आसपास उन्होंने फोकस किया कि ज़्यादा पीस और डेवलपमेंट होना चाहिए। मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड द सिक्योरिटी डिपेंडेंस और द मोर पावरफुल स्टेट ओकेजनली इन्फ्लुएंसेस देयर फॉरेन पॉलिसी। यही मैंने आपको जो बताया था कि जो हमारी पॉलिसी है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि इंटरनल हमारी सिचुएशन कैसी है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की हमें, मान लो हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम फॉरेन पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करेंगे ना कि हम ऐसी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाए जिसके पास पैसा हो, जो हमें क्रेडिट दे सके, राइट। या फिर हमारे आसपास हमारे नेबरहुड में कोई ऐसा नेशन है जो हम पे वॉर कर सकता है, हम हमारे साथ वॉर कर सकता है, तो हम ऐसी कंट्री के साथ अपने फॉरेन रिलेशन डेवलप करेंगे जो उनसे हमें प्रोटेक्ट कर सके, या फिर हमें इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सके, हमें कोई ऐसे वेपन प्रोवाइड करा सके। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी इंटरनल सिचुएशन कैसी है और पूरे वर्ल्ड में एक्सटर्नल सिचुएशन इस टाइम पर कैसी चल रही है, किस तरह की प्लानिंग हमें अडॉप्ट करनी है। क्योंकि किसी भी तरीके में एनी हाउ हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, वो हमारे टॉप मोस्ट रहेगा। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है, हमारी देशभक्ति, हमारे राष्ट्र का हित अगर ये कहता है, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है हमारा राष्ट्र हित, अगर राष्ट्र हित हमें ये कहता है कि हम चाइना के साथ वॉर कर दे, चाहे चाइना हमसे कितना भी क्यों ना पावरफुल हो, तो हम वॉर करेंगे, हम अपने नेशन के इंटरेस्ट के साथ, अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ जाएंगे, चाहे उसमें हमारी सिचुएशन कुछ भी हो जाए। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमें ये बोलता है कि हमें इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ वॉर ही नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके की प्लानिंग करके हमें नेगोशिएशन के साथ समझौते करने हैं, तो हम वो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ना, उसको हम अपर मोस्ट, उसको बिल्कुल टॉप पे रखेंगे, वो हमारे लिए बिल्कुल टॉप पे रहेगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई पार्टी इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी। तो ये फॉरेन पॉलिसी का मेन जो है मोटिव है, मेन एम है कि नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है। सो इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा नई नई कंट्री जो थी वो इवोल्व हुई थी। मैनी डेवलपिंग नेशन चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऑफ द पावरफुल कंट्रीज। अब देखो, मैंने जो कि आपको बताया कि उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी, जहाँ से उनको एड मिल सके, जहाँ से उनको क्रेडिट मिल सके, उसके अकॉर्डिंग जो नई नई, जो लेस डेवलपिंग कंट्री थी, जो नई नई आज़ाद हुई थी, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया।
सो दिस रिजल्टेड इन द डिवीज़न ऑफ द कंट्री, और इस तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड में डिवीज़न हो गई, कंट्री की डिवीज़न हो गई। वर्ल्ड जो था वो टू पोलर बन गया, दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया, क्लियर कैंप्स बन गए टू। वन वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दैट इज़ द यूएस, और अनदर अलायंस किसके अंडर में था, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन लाइक द यूएसएसआर। फाइन, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। सो यू हैव रीड अबाउट दिस इन द बुक इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आपको पता है, यू हैव रीड देयर अबाउट द एक्सपेरिमेंट कोल्ड द नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ चुके हो वहाँ पे नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थी, यहाँ पे भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, so as you also read there, the end of the Cold War changed the context of the international relations entirely. Cold War का जब end हुआ था, the end of the Cold War changed the context of the international relation को भी change कर दिया। But when India achieved its freedom, जब भारत ने अपनी आज़ादी मिली उसको, एंड स्टार्टेड फ्रेमिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, और अपनी नई नई फॉरेन पॉलिसी जो बनानी शुरू कर रहा था, कोल्ड वॉर वॉज जस्ट बिगिनिंग। तो उस टाइम पर जो कोल्ड की शुरुआत थी, एंड द वर्ल्ड वॉज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द 3 कैंप्स। अब यहाँ पे 3 कैंप्स बन गए थे। पता है आपको कि एक तरफ तो यूएसएसआर की तरफ थे, दूसरी तरफ यूएस की तरफ, और थर्ड वन क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन एलिमेंट वाला इसमें हम करेंगे। नॉन अलाइनमेंट को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो डिड इंडिया बिलोंग टू एनी ऑफ दीज 2 कैंप्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। पॉलिटिक्स ऑफ द 50s एंड द 60s के टाइम पर हुआ था बेसिकली ये, और कितना सक्सेसफुल रहा था फॉरेन पॉलिसी में, पीसफुली एंड अवॉइडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इन सब चीज़ों के बारे में हम बेसिकली अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 66 पे एक बॉक्स दिया गया है, दैट बॉक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही गई है, दैट हैज़ बीन मैंशन इन द आर्टिकल 51 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेसिकली जो 4 चीज़ें अडॉप्ट करी हैं भारत ने, जो 4 चीज़ें मेंशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, भारत जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करेगा इंटरनेशनल पीस को। इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखेगा और सिक्योरिटी को भी बनाए रखेगा, कोशिश करेगा पूरी। दूसरा क्या है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद नेशन, जितना हो सकेगा उतने रिस्पेक्टफुल रिलेशन बनाएगा, रिस्पेक्ट करेगा दूसरे नेशन की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगा जहाँ तक हो सकेगा, अपने आप खुद वो कोई पहल नहीं करेगा। थर्ड में दिया गया है कि फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जितने भी इंटरनेशनल लॉज बनाए जाएंगे, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की जाएंगी, वो उसके लिए मतलब पूरी प्रायोरिटी पे उनको रखेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उन ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की, इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, और कोशिश करेगा मीडिएट करने की उनको, अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कुछ हो रहा है उसको मीडिएट करने की कोशिश करेगा, इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी की रिस्पेक्ट करेगा और उनको अप्लाई करने की कोशिश करेगा, इस चीज़ को वो प्रायोरिटी पे रखेगा। फोर्थ में बताया गया है कि एनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। देखिए आर्बिट्रेशन का मतलब है कि वो मीडिएशन करेगा, मीडिएट करेगा, या फिर उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेना पड़े, या फिर कुछ भी मतलब कोई भी स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़े, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रोकेगा। अगर किन्हीं 2 नेशंस के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पर अपना मीडिएट का रोल प्ले करेगा, उनके बीच में जो पीस एस्टेब्लिश करने में पूरी उनकी हेल्प करेगा, उनको एनकरेज करेगा उनके में पीस और सिक्योरिटी को सेटल करने के लिए। ओके, सो ये सब चीज़ें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 में मेंशन है। दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स कि इन विच आर्टिकल इट इज़ मेंशन, or in which it in the constitution in which part it has been mentioned directive principles of state policy. Fine, so that's all for today's lecture. In the next part we will discuss the policy of the non alignment and the Nehru's role in the India's foreign policy. Fine, so thank you for being with me.